हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस तरीके से जीन का रेगुलेशन होता है, किस तरीके से जो जीन है उसका नियमन होता है। तो हम लोगों ने कहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीन का जो नियमन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है उसका पॉजिटिव रेगुलेशन, एक होता है उसका नेगेटिव रेगुलेशन। जैसे लैक ओपेरोन है तो लैक ओपेरोन बंद रहता है, फिर जब लैक्टोज आता है तो वो लैक्टोज आकर लैक ओपेरोन को स्टार्ट करता है, वो लैक्टोज आकर लैक ओपेरोन को चालू करता है। तो लैक्टोज के द्वारा यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव रेगुलेशन हो गया, धनात्मक नियमन हो गया। इसके अलावा जैसे ट्रिप ओपेरोन है तो वो चालू रहता है, और जब वहां पे ट्रिप्टोफेन आता है तब वो ट्रिप ओपेरोन बंद हो जाता है। तो वहां पर ट्रिप्टोफेन के द्वारा जो ट्रिप ओपेरोन है उसका क्या हो गया, नेगेटिव रेगुलेशन हो गया, उसको बंद कर दिया गया। हालांकि अपने एनसीईआरटी के अंदर जो लैक ओपेरोन है वही है, और वही आपकी नीट एग्जाम में आएगा। ट्रिप ओपेरोन जो है वो हमने मॉड्यूल में इसलिए दे रखा है ताकि आपका एक नॉलेज बढ़ जाए। भी कई बार क्या बच्चों को इससे उत्सुकता होती है कि सर क्या लैक ओपेरोन के अलावा और भी ओपेरोन होते हैं? भी हाँ, ट्रिप ओपेरोन होते हैं। कुछ बच्चों को उत्सुकता रहती है कि सर हमने प्रोकैरियोटिक में तो पढ़ लिया जीन की अभिव्यक्ति, जीन नियमन, यूकैरियोटिक में जीन नियमन कैसे होता होगा? तो कोई बात नहीं, उनको उनके नॉलेज के लिए, हालांकि नीट में तो नहीं आएगा, नीट के सिलेबस में तो नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बच्चों के मन में रहता है कि सर प्रोकैरियोटिक में तो पढ़ लिया, लेकिन यूकैरियोटिक में जीन नियमन कैसे होगा? तो बिल्कुल हम आपको यूकैरियोटिक के अंदर भी जीन का नियमन कैसे होगा वो बाकायदापन यहाँ पे समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में जीन का रेगुलेशन, जीन का नियमन। देखें, चर्चा अपनी शुरू करते हैं। जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोटिक सेल। इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जीन का रेगुलेशन कैसे होगा, ये हम चर्चा करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में जीन की अभिव्यक्ति कैसे होती है वो बात हम लोग कर चुके हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, उस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीन की अभिव्यक्ति, जीन का जो रेगुलेशन है वो जटिल प्रकार से होता है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जीन अभिव्यक्ति जो होती है, यूकैरियोटिक सेल में जीन की अभिव्यक्ति जो होती है, जीन का एक्सप्रेशन जो होता है, ये जीन अभिव्यक्ति अपन कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल से जटिल होती है। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका में जीन की अभिव्यक्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या होती है, जटिल होती है। क्यों? आखिर ऐसा क्या है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ऐसा क्या है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जीन की अभिव्यक्ति इतनी जटिल कैसे है? ऐसा क्या है यूकैरियोटिक कोशिका में जिससे जीन रेगुलेशन काफी जटिल प्रकार का होता है, कॉम्प्लिकेट टाइप का होता है? तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि साहब जो यूकैरियोटिक सेल होती है, जो यूकैरियोटिक सेल हुआ करती है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है,
और यूकेरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन के पाए जाने से अपन कह सकते हैं कि साहब जो जीन की अभिव्यक्ति है वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, वो काफी जटिल यहां पे हो जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये बच्चों यहां पर क्या है, डीएनए। सपोज जस्ट एग्जांपल, ये बच्चों यहां पर क्या है, डीएनए। इस तरीके से ये डीएनए है। दिस इज डीएनए। ये डीएनए हो गया। ये डीएनए जो है, जो आप देख रहे हो, ये बच्चों हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बंधा हुआ होता है इस तरीके से। आप ये मान के चलिए, ये कौन है, हिस्टोन ऑक्टामर, और इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर इस प्रकार से जो डीएनए है वो बच्चों लिपटा हुआ है इस तरीके से। तो डीएनए है तो इस तरीके से, लेकिन सीधा नहीं है, इस तरीके से बच्चों हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटा हुआ है। तो कहने का मतलब यहां पर अपना ये हो गया कि जो यूकेरियोटिक सेल है, जो यूकेरियोटिक सेल है, इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर, इस यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर अगर अपन कंडीशन देखें तो डीएनए बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन वो जो डीएनए है वो विद हिस्टोन प्रोटीन होता है। विद क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो बच्चों, बिल्कुल यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है, और यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में होता है। मतलब जो यूकेरियोटिक सेल है, उस यूकेरियोटिक सेल में डीएनए क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल में डीएनए विद हिस्टोन होता है। हिस्टोन की अगर आप कंडीशन देखो तो अपन कह सकते हैं कि साहब हिस्टोन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो डीएनए है उस डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बच्चों एग्जाम में काफी बार आ चुका है, लाइसिन एंड आर्जिनिन जो एमिनो एसिड होते हैं। हालांकि इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन लाइसिन एंड आर्जिनिन ये दो एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा हम कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन के अंदर बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा अपने को देखने को मिलती है। तो यूकेरियोटिक सेल में डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन होती है, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लाइसिन और आर्जिनिन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक बात हम और करना चाहेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, जो कि डीएनए के साथ में पाई जाती है, डीएनए की सक्रियता को कम कर देती है। हम कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी ऑफ डीएनए है उसको कम कर देती है, और जो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए है, जो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए है उसको क्या कर देती है, उसको ज्यादा कर देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि साहब यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है, हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन जो एमिनो एसिड है इनकी मात्रा बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे चर्चा करते हैं। अरे बच्चों, अगर आप हिस्टोन प्रोटीन की कंडीशन देखो तो डीएनए की जो एक्टिविटी हुआ करती है, डीएनए एक्टिविटी, डीएनए की जो सक्रियता हुआ करती है, ये डीएनए की सक्रियता हिस्टोन प्रोटीन के विद समानुपाती होती है। जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके क्या होती है, विद समानुपाती होती है। अर्थात डीएनए जो है वो जितना सक्रिय होगा, इसका मतलब उसमें उतनी हिस्टोन प्रोटीन क्या है, कम, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, डीएनए की एक्टिविटी को कम कर देती है। अब मान लीजिए बच्चों यहां पर ये डीएनए है, और सपोज इस डीएनए में ये कोई जीन है, जीन डीएनए होता है, लेकिन वो भाग जिसमें कोई सूचना है उसको हम जीन बोल देते हैं। डीएनए का वो भाग जहां पे कोई आनुवांशिक सूचना है उसको जीन बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये यहां पर क्या है, डीएनए में जीन है। अब ये जीन चाहता है कि एक्सप्रेस हो।
अब ये जीन चाहता है कि उसकी भी अभिव्यक्ति हो, उसके भी सपने हैं, उसकी भी अभिव्यक्ति हो, लेकिन ये जीन अभिव्यक्त कब होगा, ये डीएनए का टुकड़ा जो है अभिव्यक्त कब हो पाएगा, जब ये सक्रिय हो या निष्क्रिय रहे, जब सक्रिय हो। ठीक है बेटा, बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो यहाँ पे डीएनए में जीन है वो एक्सप्रेस होना चाहता है, और डीएनए का ये जीन एक्सप्रेस कब होगा, जब वो एक्टिव हो, जब उसकी एक्टिविटी बढ़े, और वो एक्टिविटी तब बढ़ेगी जब वहां से हिस्टोन प्रोटीन हट जाए। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इस डीएनए के अंदर ये यहाँ पर जीन है, और जीन की सक्रियता को कम करने के लिए जीन की सक्रियता को बढ़ाने के लिए, जीन की अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ से हिस्टोन प्रोटीन का हटना जरूरी है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि डीएनए से जब हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए से जब हिस्टोन प्रोटीन हटती है, डीएनए से जब हिस्टोन प्रोटीन हटती है, जब हिस्टोन प्रोटीन हटा करती है, तो डीएनए से जब हिस्टोन प्रोटीन हटती है तब डीएनए की सक्रियता बढ़ती है, तब डीएनए की सक्रियता बढ़ती है, वह जीन की अभिव्यक्ति हो पाती है, वह जीन की अभिव्यक्ति हो पाती है, जीन अभिव्यक्त होता है। तो प्यारे बच्चों, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आपको जीन का रेगुलेशन करना है, तो जीन का नियमन करना, जीन को कंट्रोल करना। तो बच्चों, जीन का नियमन तो तब करोगे ना जब जीन चालू तो हो कम से कम, तब आप उसे कंट्रोल करो, तब आप उसका नियमन करो। और जीन के चालू होने के लिए क्या जरूरी है, अपन कह सकते हैं जीन के अभिव्यक्त होने के लिए, जीन के चालू होने के लिए ये जरूरी है कि साहब जो जीन है उससे हिस्टोन प्रोटीन हट जाए। क्योंकि जब ये हिस्टोन प्रोटीन हटेगी तब बच्चों जीन क्या होता है, एक्टिव हो पाता है। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पर क्या है, सीन है। ओके, अब इसके बाद में हम आगे बात कुछ इस प्रकार से करते हैं कि डीएनए से जब हिस्टोन प्रोटीन हटेगा तब बच्चों क्या होगा, डीएनए की सक्रियता बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए, आप ये मान के चलिए कि साहब ये यहाँ पे कोई डीएनए है, ये मान लो बच्चों को यहाँ पे क्या है, डीएनए का टुकड़ा है, ये नाइट्रोजन बेस इस तरीके से है, ये डीएनए है। ये डीएनए पहले क्या बनाता है, आरएनए, और बाद में जो आरएनए है उस आरएनए से क्या बन जाती है, प्रोटीन। तो बच्चों डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बन जाती है, प्रोटीन। बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो डीएनए से जब आरएनए बने, आरएनए से जब प्रोटीन बने, तो प्यारे बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इस परिस्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि साहब डीएनए की अभिव्यक्ति हो रही है, जीन की अभिव्यक्ति हो रही है। तो जीन अगर आरएनए बना रहा है, जीन अगर आरएनए बना रहा है, इसका मतलब जीन की अभिव्यक्ति हो रही है, इसका मतलब जीन सक्रिय हो गया, जीन की एक्टिविटी बढ़ गई। और जीन सक्रिय तब होगा जब वहां से क्या हट जाए, जब वहां से हिस्टोन प्रोटीन हट जाए। इसीलिए मैंने आपको वहां बताया था ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी कि डीएनए की दोनों चेन खुल जाती है। तो दोनों चेन कब खुल रही है, जब हिस्टोन प्रोटीन वहां से हट गई, तब डीएनए ढीला हो गया और तब दोनों चेन खुल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताओ डीएनए की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, ये डीएनए की अभिव्यक्ति है। और इसके लिए सबसे खास बात क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का हटना। जब हिस्टोन प्रोटीन हटती है तभी बच्चों क्या होगा, उस डीएनए की अभिव्यक्ति हो पाती है। ये यहां पर सीन है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसके बाद में।
हाँ जी। अब प्यारे बच्चों बात अपन करते हैं कि किस प्रकार से जो डीएनए है उसका नियमन होगा। आइए देखते हैं। तो इससे बच्चों बात का सार ये निकला कि डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए, डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए, डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए कि साहब जो डीएनए है वो एक्सप्रेस हो, तो डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए अपन कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन का हटना, हिस्टोन प्रोटीन का हटना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। और प्यारे बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं कि साहब हिस्टोन प्रोटीन का हटना जरूरी है, तो हिस्टोन प्रोटीन हटती कैसे है? हिस्टोन प्रोटीन हटती कैसे हैं बच्चों? इसके लिए अपने पास में दो सिद्धांत हैं। इसके लिए, किसके लिए? किसके लिए? हिस्टोन प्रोटीन का हटना, इसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। दो सिद्धांत दिए गए। पहला बच्चों यहां पर जो सिद्धांत है, पहला यहां पर जो बच्चों सिद्धांत है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंसेस्टर्स मॉडल। इसे क्या बोलेंगे? फ्रेंसेस्टर्स मॉडल। समझ रहे बात को? पहला बच्चों यहां पे कौन सा है? फ्रेंसेस्टर मॉडल। दूसरा बच्चों यहां पे है पोल और स्टीन मॉडल। ये है पोल एंड स्टीन मॉडल। ये बच्चों यहां पर दो मॉडल है जो कि इस बात के लिए गए हैं कि भाई डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए अगर हिस्टोन प्रोटीन हटती है, अगर उसका हटना जरूरी है, तो किस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन हटती है, ये बच्चों यहां पे दो मॉडल दिए गए हैं। पहला यहां पे है फ्रेंसेस्टर्स मॉडल। देखिए पहले बच्चों फ्रेंसेस्टर मॉडल यहां पर जो है वो ये बोलता है कि साहब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हिस्टोन जो है उसको हटाने के लिए एक स्पेशल जेनिक साइट जिम्मेदार है। जैसे मान लो आपके पास डीएनए है और उस डीएनए के अंदर आपको एक बार हिस्टोन प्रोटीन को हटाना है, तो डीएनए में अगर आपको हिस्टोन प्रोटीन को हटाना है तो ऐसे नहीं कि साहब जो जीन है उसमें पूरी में से हिस्टोन प्रोटीन एक साथ दम दे हट गया, ऐसे नहीं है, बल्कि हिस्टोन प्रोटीन का हटना एक विशेष साइट से शुरू होता है और उस विशेष साइट से, उस विशेष स्थल पर से हिस्टोन प्रोटीन को हटाने के लिए जिम्मेदार यहां पे है, अपन कह सकते हैं पॉलीएमाइन आयंस। तो अपन कह सकते हैं इस मॉडल के अनुसार, यही लिख देते हैं, इस मॉडल के अनुसार हिस्टोन प्रोटीन का हटना डीएनए की एक विशेष साइट पर से आरंभ होता है। जो डीएनए की एक विशेष साइट है वहां पर से चालू होगा क्या? हिस्टोन प्रोटीन का हटना। समझ रहे बात को? ये यहां पर सीन है। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पॉलीएमाइन्स आयंस। अपन कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन को हटाने हेतु उत्तरदायी है। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पर सीन है, ये बच्चों यहां पर क्या है? मॉडल है। ठीक है।
तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब ये यहाँ पे मॉडल था जिसके अनुसार हटाने के लिए ये यहाँ पर जिम्मेदार है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में। अब बच्चों बात अपन यहाँ पे करते हैं पोल एंड स्टीन मॉडल। ये भी यहाँ पर ही कहता है प्यारे बच्चों, ये भी यहाँ पर कहता है कि साहब हिस्टोन प्रोटीन को हटाना जरूरी है, लेकिन उसको हटाने के लिए यहाँ पे जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है वो जिम्मेदार है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का इसमें क्या है, रोल है। तो पोल एंड स्टील तो बोलते हैं कि साहब जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है वो इसके लिए जिम्मेदार है, और जो फ्रांसेस्टर मॉडल है वो ये बोलता है कि साहब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पॉलीएमाइन्स आयन इसके लिए जिम्मेदार है। आगे बात करते हैं। ये तो बच्चों बात होगी कि साहब प्रोटीन डीएनए की अभिव्यक्ति कैसे होती है। अब बात करते हैं नियमन की। तो डीएनए की जो अभिव्यक्ति होती है, डीएनए का जो एक्सप्रेशन होता है निम्न जीन्स के द्वारा, निम्न जीनों के द्वारा क्या होती है, नियमित होती है। अर्थात जो डीएनए की अभिव्यक्ति है वो डीएनए की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है बच्चों, उसके लिए निम्न जीन यहाँ पर जो है वो डीएनए की अभिव्यक्ति को कंट्रोल किया करते हैं। आइए बच्चों वन बाय वन हम एक एक जीन की यहाँ पर क्या बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1 बच्चों यहाँ पर जीन जो है इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर जीन। हाँ जी बच्चों, कौन सा जीन है, प्रोड्यूसर जीन है। तो बच्चों हमने यहां पर बात की थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन वहां पे याद करो जेड जीन था, वाई जीन था, है ना, ए जीन था। और स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा आप कह रहे थे कि साहब प्रोटीन का निर्माण होता है या मैं कहूं एंजाइमों का निर्माण होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्ट्रक्चरल जीन होता है वैसा ही यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोड्यूसर जीन होता है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि साहब यह जो है यह प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल जीन के समान होता है। आगे बात करते हैं नंबर 2। ये बच्चों यहां पर है रिसेप्टर जीन। प्यारे बच्चों रिसेप्टर जीन क्या है, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप कह सकते हो बच्चों ऑपरेटर वगैरह जो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम लोगों ने कहा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आरएनए पॉलीमरेज बच्चों जुड़ जाया करता है। वो आरएनए पॉलीमरेज हम कह सकते हैं जुड़ जाया करता है किसके ऊपर, वो बच्चों जुड़ जाता है प्रमोटर के ऊपर। तो प्रमोटर क्या है, उसके लिए एक रिसेप्टर है जहां बच्चों आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ पे रिसेप्टर जीन है। तो कह सकते हैं इसमें आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने हेतु स्थल पाया जाता है। एक बच्चों यहाँ पे होता है नंबर 3, पहला क्या है प्रोड्यूसर जीन, दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या है अपन कह सकते हैं रिसेप्टर जीन, तीसरा बच्चों यहाँ पे है इंटीग्रेटर जीन। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटर जीन।
इंटीग्रेटर जीन, ये क्या है? जो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल थी, तो यह प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले, यह प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले अपन कह सकते हैं जो रेगुलेटर जीन है, जो रेगुलेटर जीन है उस रेगुलेटर जीन के समान है। जैसे बच्चों आपने कहा था ना कि जो रेगुलेटर जीन है उससे एमआरएनए बनता है, उससे बनती है इनहिबिटरी प्रोटीन, और वो इनहिबिटरी प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके उससे उसको ब्लो कर देती है। तो बच्चों उसी प्रकार से वहां पर जो रेगुलेटर जीन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटर जीन बोलते हैं। नंबर 4 बच्चों यहाँ पे होता है सेंसर जीन। सेंसर जीन बच्चों, सेंसर जीन क्या है? अपन कह सकते हैं कि यह जो जीन होता है यह इंटीग्रेटेड जीन का नियमन करता है, नियमन करता है। समझ रहे बात को? ये बच्चों आपका यहाँ पे हो गया इस तरीके से यूकैरियोटिक कोशिका में जीन का नियमन कैसे होता है। तो बच्चों पूरी क्रिया जो है अपन यहाँ पे कह सकते हैं बस जीन के अभिव्यक्त होने की देरी है, जीन का जो अभिव्यक्त होना है वो बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक के समान अपन कह सकते हैं। बस जीनों के जो बच्चों नाम है यहाँ पर वो बच्चों क्या है? अलग अलग है। और इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं बच्चों जीन बैटरी मॉडल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार से जीनों का होना, इन्हें बच्चों बोलते हैं जीन बैटरी मॉडल। जीन बैटरी मॉडल। हालांकि बच्चों ये अपने नीड से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बच्चों को कई बार नॉलेज की इच्छा होती है कि सर प्रोकैरियोटिक में होता है तो हमें बताओ यूकैरियोटिक में कैसे होगा, बच्चों के मन में होता है, इसलिए हमने आपको बताया इस तरीके से कंडीशन। चलिए अब बच्चों इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, अपन देख लेते हैं। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो बच्चों ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चन हैं बच्चों हम लोगों ने कंसेप्ट के अंदर ही कर लिए हैं। जो बच्चों थ्योरी मैंने आपको बोली है वो बच्चों जैसे बच्चों इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो हर साल अपन सोल्व कराते हैं ऑफलाइन के अंदर, तो वो क्वेश्चंस क्या याद हो जाते हैं हमको, सीधी सी बात है। तो बच्चों थ्योरी हम लोग इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि क्वेश्चंस अपने आप उसमें से कवर होते रहे ताकि आपको जोड़ नहीं आए। तो जब आप ये मॉड्यूल बच्चों सोल्व करोगे तो क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। फिर भी भाई आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, फिर भी अगर कोई आपके दिक्कत हो, अगर कोई आपको दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप इजीली उस क्वेश्चन की फोटो खींचिए, पहले बच्चों खुद करने का प्रयास कीजिए भाई, पहले अपना पूरा जोर लगा दो। आपसे नहीं हो पा रहा, आपके समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल है, आप समझ नहीं पा रहे कि कहना क्या चाह रहा है, उस केस में आप क्वेश्चन की फोटो खींचिए और बच्चों आप हमारी जो वेबसाइट है डाउट काउंटर वाली उस पर डाल दीजिए, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया वो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर भी चलो अपन जैसे आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूं मैं। जैसे मान लो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आधा क्वेश्चन तो उसी में छुपा होता है, उसका आंसर उसी में छुपा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर यहां पे 11 देखते हैं अपन एक बार। आइडेंटिफाई 12 है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। Which of the following strand that would be synthesized from the following portion of a DNA molecule? जैसे बच्चों यहां दे रखा है 3 ये है AAC, CGTA, ATTCG। ये बच्चों क्या है? Which of the following strand that would be synthesized from the following portion of a DNA molecule? इस DNA molecule का फॉर्मेशन कौन से स्ट्रैंड से होता है? तो देखो बच्चों वही बात, 3 डेज के सामने 5 डेज AA, तो T T G G C, T के सामने A T T A A G C 3 डेज। ये बच्चों यहाँ पे वो स्ट्रैंड है जो इस DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप मार खा सकते हो, तो इसमें आप सबसे पहले बच्चों इस बात पे ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन में जो अपने पास में आंसर है, क्वेश्चन में जो बच्चों अपने पास आंसर दे रखा है
उस आंसर के अंदर सीक्वेंस का बच्चों ध्यान दिया करो कि सीक्वेंस क्या दे रखी है। जैसे 5 डेज है, 3 डेज है, क्या है, तो देखो बच्चों 5 डेज से 3 डेज है TT GG CA TT AAGC, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देख सकते हो 23, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। देखो बच्चों पेंटोस शुगर है और साथ में क्या डाल दिया, एडेनिन, तो क्या बन गया, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड बन गया। ये सब बच्चों हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है, तो बच्चों मुझे पता था क्वेश्चन आएगा, तो मैंने थ्योरी में आपको करवा दिया कि साहब ये एग्जाम्पल न्यूक्लियोसाइड के हैं, ये सारे एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड के हैं, ये एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड के हैं। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चंस जो है वो ऑटोमेटिक मैंने आपको थ्योरी में ऐड करवा दिए हैं ताकि आपको बाद में जोड़नी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है कि फॉस्फोरिक एसिड रिमेन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन ऑफ शुगर इज आरएनए। आरएनए के अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कौन से कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, अपने को पता है कि जो 5th नंबर कार्बन है वहां पे OH होता है, उसके जगह फॉस्फेट जुड़ जाता है। बिल्कुल बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, कोई आपको मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत प्रभाव से उस क्वेश्चन की फोटो खींच के आप हमारी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, इजीली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्वेश्चंस जो है वो थ्योरी में मैंने आपको लपेट के करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए बाकी की जो बच्चों बात है वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।